हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? प्यारे बच्चा लोग, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर इज ऑलरेडी डन इन द बॉटनी पोर्शन, दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें बेसिक्स सिखाएगा, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझाएगा। और ये चैप्टर जो है, इसको अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा तो आपको जो जितने भी पर्टिकुलर किंगडम्स हैं, जितने भी किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है। और अगर हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लियर होता है तो समवेयर हम लोग जो है जहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, आइडेंटिफाई करना है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को, वो हम लोग आसानी से कर पाते हैं। ठीक। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए, इन सब की हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, देखते हैं एक एक चीज को एक एक करके। ठीक है, चलो। तो अभी ये कितना प्यारा सा देखो, यहाँ पर इमेज मैंने लिया हुआ है तुम लोगों के लिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे किंगडम्स हैं, कितनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें। तो फिर सभी लोग तैयार हैं? बायोलॉजिकल किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर आप लोगों ने एकदम अच्छे से जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए और सारे देख लिए आपने, और सभी को दिमाग में मतलब इमेजिन भी करते गए साथ साथ में, तो आई कैन गारंटी कि आप लोग जब एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे तो हार्डली इट विल टेक 15 to 20 minutes फॉर यू टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इट नाउ। अब हम बात करते हैं पहले तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि किसी भी एक चीज की आइडेंटिटी को सेट करने के लिए वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करनी चाहिए। और यही चीज हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हुए समझी थी कि हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक आइडेंटिटी होनी जरूरी है। जैसे कि मैं देखते से ही बता दूं कि अच्छा ये एक प्लांट है, ठीक है, और मैं देखते से ही बता दूं अच्छा ये कौन सा एनिमल है। तो ये सब चीजें मालूम करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम आने चाहिए। कि अगर मैंने आप लोगों को मशरूम दिखाया तो आप लोग मशरूम को देख के फंजाई बोलें और मशरूम को देख के प्लांट ना बोलें। ठीक है, तो वो बेसिक सिस्टम जो हम लोग समझ रहे हैं आज, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम लोग समझ रहे हैं आज, वो ये सारी चीजों में हमारी क्लैरिटी लेके आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, ये तो हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ लिया था। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस होते गए, एक एक करके किस किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, ये सारे पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सिस्टम से, दैट विल बी द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब पहले के जमाने में द कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी वाज जस्ट टू आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म ईदर एज अ प्लांट और एज एन एनिमल। जैसे कि या तो सिर्फ वो पौधा हो सकता है या तो वो जानवर हो सकता है, और उसके अलावा कोई भी कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डॉक्यूमेंटेड तरीके से प्रेजेंट सबसे पहले किसने किया, तो वो है कार्लस लिनेयस ने। लिनेयस जो साइंटिस्ट हैं, इनका यहाँ पर हमें एक फोटोग्राफ दिख रहा है। ये साइंटिस्ट जो है बेसिकली इन्होंने 1758 के अंदर एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और सिर्फ दो ही किंगडम बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके पहले वो वाला थॉट प्रोसेस किसी और के दिमाग में नहीं आया तो था। ठीक है, हम अगर देखें इंडियन लिटरेचर को, ओल्ड एंशिएंट लिटरेचर को स्टडी करें कन्वेंशनल तरीके से, तो हमारे लिटरेचर के अंदर भी हमें कुछ एक ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि लिनेयस की बात से मैच करते हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अचर और सचर। अचर का मतलब होता है मतलब कि जो नहीं, चर मतलब कि चल सकता, एक ही जगह पे खड़े रह सकता, वो हो जाएगा प्लांट्स। ठीक है, और सचर का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि चल सकता, जैसे कि एनिमल। ठीक है, ऐसे ही था जर और चेतन। जर मतलब कि कोई चीज जो कि मूव नहीं कर सकती तो वो जर है। ठीक है, एक तरीके से जर शब्द इस्तेमाल करेंगे नॉन मोटाइल या इमोटाइल के लिए।
और अगर मैंने बोला चेतन है मतलब कि एक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम जो है ये हमारे इंडियन लिटरेचर के अंदर भी प्रेजेंट थे, जैसे कि लिनेयस ने दिया, लेकिन लिनेयस ने उसको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से ले जाके बात करी, और क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से ले जाके बात करी, माइथोलॉजिकल से सेपरेट कर दिया, तो उनकी बात को हम लोग पढ़ते हैं ठीक से, ठीक है। तो चलो देखते हैं लिनेयस की बात को। लिनेयस ने बेसिकली किंगडम्स को दो पर्टिकुलर किंगडम्स की कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जो उन्होंने किंगडम रखा है ना वो है किंगडम प्लांटे, ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने किंगडम रखा है वो है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया बताने के लिए उन्होंने कुछ एक पॉइंट्स लिए। वो पॉइंट्स क्या क्या थे? उन्होंने बोला कि मैं कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स ले लेता हूं, इन पैरामीटर्स के ऊपर मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा, ठीक है, कि अगर मैंने कहा लोकोमोशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो क्या होगा, वो ऐसे करके, ठीक है। तो उन्होंने पैरामीटर नंबर 1 लिया लोकोमोशन। लोकोमोशन नहीं है जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो कि दिख रहा है उनको आसपास में, तो उन्होंने उसको बोल दिया क्या, प्लांट। और अगर लोकोमोशन दिख रहा है तो उसको बोल दिया एनिमल, ठीक है। बच्चे लोग जो रहते हैं वो कई बार पेड़ की डालियों को बहुत जोर जोर से हिला के और उसके ऊपर से फ्रूट्स नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, कई बार पत्थर भी मारते हैं, एंड द ट्रीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, राइट। पेड़ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। हम पेड़ के आसपास जाके काफी सारे मतलब गेम्स खेल रहे होते हैं जिसमें कई बार ऐसे कि पेड़ को स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। कई बार लोग पेड़ कट करते हैं इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, वहां पर भी पेड़ बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे होते, राइट। तो यहाँ पर एक और पॉइंट उनके दिमाग में आया कि ये तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड ना करे वो प्लांट। और अगर मैंने एक डॉग को पत्थर मारा होता तो वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता था, राइट। तो हम ये बोल देंगे कि बर्ड्स हैं अगर तो वो भी रिस्पॉन्ड करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू रिस्पॉन्ड विल बी काउंटेड अंडर एनिमल कैटेगरी, ठीक है। तो दो पॉइंट समझ में आ गए, एक तो लोकोमोशन था, एक तो रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस था। तीसरा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उन्होंने कभी भी प्लांट को हमारी तरह खाना बना के खाते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये खाना नहीं खाता है, ठीक है, नहीं खाता है ये, तो ये हो गया क्या, प्लांट। और हमारी जैसे लोग या एनिमल्स हो गए जितने भी टाइप के, या बर्ड्स भी हो गए तो वो सीड्स खाएंगे, इंसेक्ट भी हो गए तो वो फ्लावर का नेक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हुए नजर आए उनको उन्होंने रखा एनिमल की कैटेगरी में, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हम बोलेंगे बहुत लेमैन जैसे पैरामीटर्स लिए थे, बिल्कुल एकदम सिंपल पैरामीटर्स उन्होंने लिए थे, ठीक है। चौथा है कंडक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की एब्सेंस थी प्लांट्स में, वहीं कंडक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम्स की प्रेजेंस थी प्लांट्स में, एब्सेंट थे, और एनिमल्स में प्रेजेंट थे, ठीक है। किस प्रकार से, तो वो बोल रहे हैं बेसिकली कि ब्लड कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, और हम बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम्स भी प्रेजेंट है, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको भी गलती से किस में रख दिया जाएगा, एनिमल्स में, क्योंकि उनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, उनके पास में प्रेजेंट होगा कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। आप समझ रहे हो, दो ही कैटेगरी पुट करने का ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हम बोलेंगे कि नहीं आने चाहिए यहाँ पर, वो भी फिट हो जाएंगे इधर ही, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम्स तो प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। ऐसे आ गया सेल वॉल, 5th पॉइंट। सेल वॉल अगर है तो ये एक प्लांट है, और अगर सेल वॉल नहीं है तो ये एक एनिमल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट नहीं थे, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर की बारीकियां नहीं देख सकते थे, माइक्रोस्कोप जरूर थे, इसीलिए सेल वॉल के बारे में बात करी जा सकी लिनेयस के द्वारा, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया। तो हमारे पॉइंट्स थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे अभी कि इन्होंने बेसिकली प्लांट किंगडम में किस किस को रखा होगा, एनिमल किंगडम में किस किस को रखा होगा, ठीक है। तो अब देख लो, एनिमल किंगडम में इन्होंने रखा इनवर्टिब्रेट्स को, जितने भी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, सभी को। इन्होंने प्रोटोजोआ को भी उसमें रख दिया, प्रोटोजोआ को, ठीक है, अमीबा को क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम था, और वर्टिब्रेट्स को। ये सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हो गए, और प्लांट किंगडम में बचे कुछ सारे आ जाएंगे, मतलब कि बैक्टीरिया भी, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे किंगडम प्लांटे में आ गए,
ठीक है, तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि नॉट सो वी कैन से मैचिंग, नॉट सो मैचिंग ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इनटू द सेम कैटेगरी एज किंगडम प्लांटे, ठीक है, नॉट सो सिमिलर organisms were placed into same category called as kingdom Animalia. That was a drawback we can say of two kingdom classification system, कि हमें सिर्फ दो kingdom classification system से काम शायद नहीं चलेगा। तो उन 1800s ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ वापस जाओ, देखो एक बार, ये 1758 था, ठीक है, और 1800 सन की बात करें हम लोग 1800s के अंदर, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स सामने आए जो कि किसी भी कैटेगरी में रखे नहीं गए हैं अभी तक, जैसे कि हम बोलेंगे माइक्रो एल्गे, माइक्रो फंजाई, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को किधर रखा जाए, आ रही बात समझ में? तो 1800 सन के अंदर हम बोलेंगे मल्टी सेलर माइक्रो एल्गे भी डिस्कवर हुई, माइक्रो फंजाई भी डिस्कवर हुई, और ये इनमें से काफी सारे क्योंकि इमोटाइल थे, तब हमारे पास तो ऑलरेडी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। हमने क्या किया, इनको भी क्योंकि ये इमोटाइल है किस में रख दिया, प्लांट्स में। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से सिर्फ मोटिलिटी या एक एक पैरामीटर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का प्लेसमेंट हो रहा था। समझ आ रही है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोटाइल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लाइक मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स, यूनिसेलर प्रोटोजोआ, इन सभी को और बैक्टीरिया को भी लंप करके एक कैटेगरी में रख दिया गया जिसका नाम था इन्फ्यूसोरिया इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, आई बात समझ में? तो एनिमल किंगडम के अंदर एक कैटेगरी इन्फ्यूसोरिया बनाई गई जिसके अंदर कुछ एक मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स थे, यूनिसेलर प्रोटोजोअन्स थे, बैक्टीरिया रख दिया गया, ठीक है, और इन सभी को साथ में मिला के बोल दिया गया इन्फ्यूसोरिया। तो समझ में आया पॉइंट? 1800 सन में ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो देख लो, ये बैक्टीरियाज हैं बेसिकली, ये प्रोटोजोआ है, ये माइक्रो एल्गे है, ये माइक्रो फंजाई है। इसमें से माइक्रो एल्गे और माइक्रो फंजाई के नॉन मोटाइल होने के कारण से उन दोनों को रख दिया गया है प्लांट किंगडम के अंदर, और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ काफी ज्यादा एनिमल लाइक फीचर्स को शेयर करते हैं, जैसे कि मोटिलिटी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ये, और इसीलिए इनको प्लेस कर दिया गया किंगडम एनिमेलिया के इन्फ्यूसोरिया के अंदर। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये इन्फ्यूसोरिया जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली सीन क्रिएट कर रहा था। प्रॉब्लम वाली सीन क्या क्रिएट कर रहा था कि इन्फ्यूसोरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रैंडमली पुट कर दिए गए वो सारे बहुत डिफरेंट थे, ठीक है, और उनके अंदर मतलब बहुत कम मैचेस थे, तब भी वो एक जगह पर बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरीज थी, हमारे पास सिर्फ दो ही किंगडम्स थे, ठीक है। तो ये हेट्रोजेनस के कारण मतलब हम बोलेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्यूसोरिया के अंदर क्रिएट करने के कारण एक बड़ा बदलाव सामने आएगा। वो बदलाव ये आएगा कि हमको एक थर्ड कैटेगरी रिक्वायर्ड है, ये दोनों कैटेगरी के अंदर हम लोग सबको प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो subsequently, however, it was perceived by the biologists that the group Infusoria was a heterogeneous group and they transferred the bacteria from it to the plant kingdom. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर सूटेबल नहीं लग रहा है, तो इस बैक्टीरिया को उठा के हम प्लांट किंगडम के अंदर पटक देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, किंगडम प्लांटे के अंदर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंजाई, एल्गे एंड बैक्टीरिया, और एनिमेलिया के अंदर आ जाते हैं आपके सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग द प्रोटोजोआ। लेकिन ये काम का नहीं था, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सामने लेके आए, वो थे अर्नस्ट हैकेल। मैंने अभी आपको जो ये इन्फ्यूसोरिया वाली कहानी सुनाई है, ये इन्फ्यूसोरिया वाली कहानी देखो आप लोग यहाँ पर, ये मैंने लिखी हुई है इधर, ठीक है। आखिरी में जो पॉइंट बताया ना कि हमने बैक्टीरिया को किधर रख दिया था फाइनली फिर प्लांट किंगडम में, और वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही बता दिया। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो हमारी क्या समझ में आया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे दो थे।
1800 में जो नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जैसे कि माइक्रो एल्गे, माइक्रो फंजाई, इन सबको भी उन्हीं दो किंगडम्स के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस रैंडमली प्रोवाइड कर दी गई। जैसे कि माइक्रो एल्गे, माइक्रो फंजाई को हमने पुट कर दिया प्लांट के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स में बेसिकली प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और हमने मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स लिए थे, लेकिन बैक्टीरिया को उठा के दोबारा से किधर रख दिया गया? प्लांट किंगडम में। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया हमारे सामने 1866 के अंदर, जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट हेकल लेके आए, अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल जो है ये डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन थे उनके डिसिपल हैं, उनके फॉलोअर थे, ठीक है। ही इज ऑल्सो अ जूलॉजिस्ट। ही डिड मेनी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग 1/3 किंगडम फॉर कीपिंग ऑल दोज अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनको जबरदस्ती प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में पटक दिया गया था। तो अर्नस्ट हेकल जो हैं इन्होंने क्या किया, ये मैं आप लोगों को एक टेबल के फॉर्म में बताती हूँ कि इन्होंने क्यों किया होगा। देखो, हम यहां से ये वाला थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा रीड कर रहे हैं ताकि आके आपके दिमाग में पूरा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो मैं हाईलाइटर लेके पढ़ा रही हूँ, देखो ध्यान से। As the knowledge of properties of various groups of microbial life exploded around the middle of 19th century, 19th सेंचुरी जो हमारे सामने आई, 19th सेंचुरी के अंदर और ढेर सारे माइक्रोबियल लाइफ के बारे में हमारे पास वी कैन से नया नॉलेज आया, न्यू नॉलेज आया। और न्यू नॉलेज आने के बाद में ये समझ आया हमारे पास में कि हम जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना के रखे हुए हैं अभी तक, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से, और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स थे जो कि, अब समझना, मैंने बोला एक तो ठीक है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बना दिया गया, फाइन, इनफ फाइन, और उसमें जबरदस्ती बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पुट भी कर दिया गया, ठीक है, ये भी चलेगा, चला थोड़ा टाइम तक, ठीक है। लेकिन तीसरी बात आती है कि अब हमारे पास ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी आए जो कि दोनों के बीच में कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब कि उनके पास में प्लांट जैसे फीचर्स भी हैं, उनके पास में एनिमल जैसे फीचर भी हैं, तब उनको क्यों कहीं प्लेस करा जा सकता है, ठीक है। उनको हम प्लांट में भी प्लेस नहीं कर सकते, उनको हम एनिमल में प्लेस नहीं कर सकते। जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने आए तब हमारे समझ आया कि अच्छा ये तो गड़बड़ सीन हो रहा है, ठीक है। तो देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्लांट लाइक या एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली एक ही साथ में प्रेजेंट हैं। उनको क्या करा जाए? तो हम देखते हैं अभी यहाँ पर जस्ट वेरी नेक्स्ट डायग्राम देखो आप लोग, ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चा लोग जो कि प्रोटिस्ट का कैरेक्टर भी रखता है, प्रोटोजोआ का, और ये कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि प्लांट लाइक कैरेक्टर भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप लोग, थोड़ा सा समझना है इसको, कोशिश करना। स्लाइम मोल्ड जो हैं विच वर कंसिडर्ड टू बी प्रोटोजोअन, जिनको हम प्रोटोजोआ मान रहे थे और उनको हमने एनिमल किंगडम के अंदर पुट करा हुआ था, वो फैगोट्रॉफिक, मतलब कि फूड को फैगोसिटाइज करके ईट कर लेना और अमीबा की तरह मूवमेंट शो करना, ये काम कर रहे थे, ठीक है। और वेजिटेटिव स्टेट के अंदर ये फंजाई की तरह दिखते थे जो कि प्लांट के अंदर हमने प्लेस करी हुई है। समझ आ रही है बात? मतलब कि हमारे क्या समझ आया कि स्लाइम मोल्ड एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि थोड़े टाइम तक तो देखो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये अमीबा की तरह, इमर्जिंग अमीबा, एग्रीगेट अमीबा, एग्रीगेटेड अमीबा, स्लग बना दिया इसने, आ रही बात समझ में? फिर सोरोकार्प बना दिया, फिर स्पोर रिलीज कर रहा है। किसके ऐसा कैरेक्टर हो गया? क्या मैं ये बोलूं कि इसने बेसिकली जिन प्रोटोजोआ को हमने एनिमल किंगडम में रखा था उसके जैसा कैरेक्टर भी शो करा? तो मैं बोल देती हूँ कहीं ना कहीं एनिमल लाइक, क्योंकि ये प्रोटोजोआ लाइक है ना। आप समझना, मैं प्रोटोजोआ लाइक बोल रही हूँ और एनिमल लाइक बोल रही हूँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और मैंने बोला ये तो प्लांट लाइक भी कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि ये तो फंजाई लाइक भी है, स्पोर बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के कारण से एक 3rd किंगडम का हमारे सामने अस्तित्व आएगा। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो अब जो 3rd किंगडम आया वो थोड़ा सा लॉजिकल कंपैरेटिवली था। द लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं सभी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहली कैटेगरी रखी गई, अच्छा कैटेगरी डिवीजन किस हिसाब से किया? जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू सिस्टम नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है,
डिविजन ऑफ लेबर नहीं है। समझ आया? काम बंटवारा नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं दिखती, एकदम सिंपल से दिखते हैं। उनके पास टिश्यू सिस्टम नहीं है। ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को उठा करके हमने एक कैटेगरी बना दी, ठीक है। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब विभिन्न प्रकार का, चाहे वो तो फैगोसाइटोसिस से करते हो या एब्जॉर्ब कर लेते हो या सैप्रोफाइटिक नेचर के हो, ठीक है। इस प्रकार के सारे डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेस कॉम्प्लेक्स बॉडी, ठीक है, नो डिविजन ऑफ लेबर, नो टिश्यू सिस्टम, सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लेस कर दिया एक कैटेगरी, एक हम बोलेंगे किंगडम बनाया और उसको बोलेंगे हम प्रोटिस्टा, जिसमें कौन कौन आ गए? वो सारे जो कि अजीब थे, प्लांट और एनिमल के अलावा वाले, एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को उठा के इधर पटक दिया गया। समझ आ गया सबको? एंड जो ऑर्गेनिजम्स के पास में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर था, उनको हमने एक अलग साइड में ले गए, पर उनको फर्दर बाइफर्केट किया दो पार्ट्स में कि क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अगर हाँ तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऑटोट्रॉफ को हमने प्लांट बोला। क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं? अगर नहीं बनाते हैं तो हमने उनको हेट्रोट्रॉफ बोला, और हेट्रोट्रॉफ के अंदर हमने एनिमल किंगडम बनाया। टोटल कितने किंगडम सामने आ गए हमारे सामने? 3 आ गए हैं अभी। एक आ गया है हमारे सामने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है एल्गे, फंजाई और प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। फिर आ गया एक हमारे सामने ऑटोट्रॉफिक कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी थे सारे, उसमें प्लांट्स, और हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और वो हो जाएंगे एनिमल्स। ठीक है, तो इज दिस मच वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन ओवर हियर? यस। अब आया एकदम बदलाव। वो ये हुआ कि जो नॉल एंड रस्का 1932 में जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, उन्होंने सबकी पोल पट्टी खोल के रख दी, ठीक है, कि एक्चुअल में अभी भी आपके पास में बहुत सही किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप caused further improvements basically in the, we can say, because of the high degree of resolution, हम सेल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हम सेल के स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड तरीके से देख सकते हैं, जो कि हम पहले शायद नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों के आने के कारण से दिस लेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट डिक्टोमी इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट अभी एग्जिस्टिंग प्रोटिस्ट हैं उनके बारे में बात करना चालू हो गई, और प्रोटिस्ट जो कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें कि आपके एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया सब पुट करे हुए हैं, मालूम पड़ता है कि वो सारे के सारे नॉट सो मैचिंग है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द रीजन बिहाइंड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज वेरी डिफरेंट, द सेल स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो इट वॉज फाउंड, क्या पाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद, क्या पाया गया? ठीक है, एक मिनट रुको। इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स ऑफ द लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटिस्ट, जो लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके पास में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल लिया, देखो इधर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियस ऐसे ही न्यूक्लियर कंटेंट पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली न्यूक्लियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास में इधर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इस तरफ जाके देखें प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले और ऐसे भी कुछ मिले जिनके पास में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। Contrary to it, the more complex protist possessed true nucleus and membrane-bound organelles like those of plant and animals. आया समझ में? कि ऐसा समझ में आया हमारे नॉल एंड रस्का के एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जो ये प्रोटिस्ट कैटेगरी के हमारे अंदर आए थे एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन सेल का, न्यूक्लियस की प्रेजेंस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस ये दर्शाती है कि वो प्रोटिस्ट में रहने के लायक नहीं है, वो तो प्लांट और एनिमल के जैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सेल के। ठीक है,
तो ये समझ आया, द फॉर्मर कैटेगरी वॉज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स एंड द लेटर कैटेगरी वॉज कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। तो अब नई दो और चीजें आ गई सामने, एक तो प्रोकैरियोट्स हो गए और एक हो गए यूकैरियोट्स। क्या यहां तक सबको समझ आया? तब ये हमारे सामने एक नया सीन आया और इसके बाद में कोपलैंड जो है साइंटिस्ट, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कोपलैंड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर क्या सीन आया कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जहां पर बोला गया लोअर प्रोटिस्ट एंड हायर प्रोटिस्ट। लोअर वो वाले जो कि प्रोटिस्ट की कैटेगरी में बिलोंग करने लायक हैं, और हायर प्रोटिस्ट वो वाले जो कि प्लांट और एनिमल जैसे फीचर शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो लोअर प्रोटिस्ट में कौन आ जाएंगे? द प्रोकैरियोट्स। कौन आ जाएंगे? द प्रोकैरियोट्स। और हायर प्रोटिस्ट में आएंगे यूकैरियोट्स, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो जो लोअर प्रोटिस्ट थे इनको एक नाम दिया गया, इनको बोला गया किंगडम मोनेरा। ये सुना सुना लग रहा है मैम, किंगडम मोनेरा। और मोनेरा के अंदर प्लेस करे गए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, हायर प्रोटिस्ट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, जो कि प्लांट और एनिमल जैसे मैच करते हुए थे, उनको एक अलग किंगडम में रखा गया। उनके किंगडम का नाम रखा गया प्रोटोक्टिस्टा। इट इज नॉट प्रोटिस्टा नाउ, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोक्टिस्टा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है नाम प्रोटोक्टिस्टा, पर यही नाम है। इसमें रख दिए गए वो जो कि थोड़ा थोड़ा एनिमल और प्लांट जैसे थे, एल्गे, फंजाई और प्रोटोजोआ। फिर भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आगे आगे धीरे धीरे करते हुए साइंटिस्ट ने सब चीज़ों को बहुत सही सेटअप में रखा। और मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है, वो लोग ज़रूर एनिमल्स और प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी करके अगर कोई और बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ सकता है तो इंट्रोड्यूस करें अपने नियर फ्यूचर में, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनका टैलेंट एक अलग ही लेवल का है। ओके, चलो, तो यहाँ तक हमारे समझ आ गया। फिर आता है प्लांट्स। प्लांट्स यूकैरियोटिक और एनिमल्स यूकैरियोटिक, हमें मालूम ही था, लेकिन प्लांट्स का नाम बदल दिया गया, परिवर्तित हो गया, उसको बोल दिया गया मेटाफाइटा, किंगडम मेटाफाइटा। और एनिमल्स को बोल दिया किंगडम मेटाजोआ। फाइटा प्लांट है ना, जोआ एनिमल्स। आगे समझ में, मेटाफाइटा मेटाजोआ। मेटाफाइटा में आगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेटाजोआ में इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। ठीक है क्या? सबको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आया? कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने क्या बोल दिया? लोअर प्रोटिस्ट जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनको बोल दिया मोनेरा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए उसमें। ठीक है, हायर प्रोटिस्ट जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, जैसे कि एल्गे हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, इनको बोल दिया प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, किंगडम प्लांटे को बोल दिया मेटाफाइटा, किंगडम एनिमेलिया को बोल दिया मेटाजोआ। 4 नाम। ठीक, डन। कोपलैंड का कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अभी फिर नई बात आती है, देखो थोड़ी सी नई बात क्या आती है कि प्रोटोक्टिस्टा के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिलेटेड नहीं है अभी भी। मैं तुमको पहले ही बताया था कि देखो यहाँ पे एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ को एक साथ रखना, ये एक गलती हो रही है यहाँ पर अभी भी, राइट? हमें मालूम क्यों है? क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी शायद, या हम उस लेवल पे खड़े हैं जिस लेवल पे हम बोलेंगे शायद हम लोग 2020s में आ गए हैं। वो लोग जब ये बातें कर रहे थे तब वो 1900s में थे, 1900s, राइट? 1900s वाला इंसान को जो दिख रहा है वो उतना बोल रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं ये तो पागल थे बिल्कुल ही, इनको तो कुछ नहीं आता था। ठीक है, ऐसा नहीं है। जितने इंसान के सामने रिसोर्सेज होते हैं ना वो उतनी ही बात करता है। ठीक है, जितना उसको डिटेल्स दिखने को समझ में आ रही होती है वो उतनी ही बात करता है, उसके आगे की बात भी कर देता है कभी कभार, लेकिन बहुत रेयर केस में आगे की बात कर देते हैं लोग। ठीक है, चलो आप देखते हैं प्रोटोक्टिस्टा के सीन क्या हुआ। प्रोटोक्टिस्टा में हमने देखा कि काफी सारी फिलामेंटस एल्गे भी होती है। ठीक है, काफी सारी फिलामेंटस एल्गे भी होती है जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है, और ये एक पर्टिकुलर प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। और कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूग्लिनॉइड्स हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को छोड़ दिया पीछे। ठीक है, दे हैव अडैप्टेड सम डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब ये अलग तरीके से खाना बनाते हैं, खाना इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते बेसिकली, ठीक है। तो हम बोल देंगे नाउ दे हैव टर्न्ड इनटू नॉन फोटोसिंथेटिक, या दे अडैप्ट नॉन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बताओ कि फिर से थोड़ी सी डिफरेंट बात हो गई ना, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। दे चेंज्ड टू, यूग्लिनॉइड्स चेंज्ड टू, पहले फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है, चेंज्ड टू नॉन फोटोसिंथेटिक। आया समझ में? तो इस कारण से हमें एक और पॉइंट समझ में आया कि जो प्रोटॉक्टिस्टा वाला है वो प्रोटॉक्टिस्टा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमेशा ही, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तो बेसिकली आए आर.एच. विटेकर ने 1969 में, ठीक है, 1969 में उन्होंने वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड ने दिया था उसका परिवर्तन करके क्या कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बढ़िया है ये, ठीक है, यही एक्चुअल में ज्यादा माना जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, ठीक है, जैसे कि प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्ट और मोनेरा। प्रोटॉक्टिस्ट नहीं बोला, मजा नहीं आ रहा था उनको बोलने में, इसीलिए थोड़ा बड़ा था तो उन्होंने बोला क्या है यार ये प्रोटॉक्टिस्टा, क्या है ये, प्रोटिस्ट रहने दो ना, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर जो हैं इन्होंने 1969 के अंदर प्रपोज किया एक 5 किंगडम सिस्टम जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई माइकोफाइटा कहलाते हैं, प्लांट पर माइको। जब भी माइको शब्द तुम्हारे सामने कभी भी आ जाए ना, कभी भी इन लाइफ, हमेशा ध्यान रखना वो फंगस की बात हो रही है, फंजाई। मैं तुम्हें इनफैक्ट बता दूं, एंटी फंगल मेडिकेशन आती है उसका नाम होता है माइकोनाजोल, आप समझ रहे हो। तो माइको शब्द जब भी तुम्हारे सामने आता है, माइको, तो हमेशा ये बात हो रही होती है फंजाई की, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम दिए विटेकर जी ने, ठीक है। और विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स तो उसमें भी होंगी डेफिनेटली, पर शायद उतनी प्रॉब्लम्स टॉलरेबल मानी गई और इस कारण से इनका किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ट कंसिडर किंगडम क्लासिफिकेशन माना गया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखे क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, वो रखा गया। सेल टाइप क्या है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। 5 किंगडम्स बनाए और 5 कैरेक्टर्स लिए। कैरेक्टर नंबर 1, सेल टाइप कैसा है। सेल टाइप कैसा है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो उन्होंने बोल दिया प्रोकैरियोट हो जाएगा और मोनेरा प्रोकैरियोट है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे पास में हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट हैं, मतलब कि उनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। ये आया फर्स्ट पॉइंट समझ में। सेकंड आता है सेल वॉल की प्रेजेंस है कि नहीं, और अगर है तो किसकी बनी हुई सेल वॉल है। तब मोनेरा जो है हमारे, उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली नॉन सेल्यूलोज की बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट तो हो सकता है पर सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। तो मोनेरा में तुम लोगों को बैक्टीरिया है ना, उसमें तो हम देख लेते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन, राइट, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है पर ये सेल्यूलोज नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, जैसे कि एसिटाइलेटेड शुगर हो सकती है, कुछ और हो सकता है ये, ठीक है। इस प्रकार से नॉन सेल्यूलोजिक बनी। और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल, फंजाई के अंदर तो प्रेजेंट है ही पर उसमें काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। काइटिन होता है एक पॉलीमर, एक होमोपॉलीमर, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन से बना हुआ होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन इसका पॉलीमर है वो, ठीक है। ये है फंगस के अंदर ये वाला मिला। प्लांटे के अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल मिली और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेकंड कैटेगरी समझ में आ गई सभी को। जो हमारे पास में सेल वॉल की बात हो रही है उसमें जो मोनेरा ग्रुप है उनके पास सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है, वो बनी हो सकती है किसी और पॉलीसेकेराइड की और अमीनो एसिड्स की,
ठीक है। प्रोटिस्टा के पास में कुछ मेंबर्स के पास सेल वॉल है, फंगस के पास में सेल वॉल है पर काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स के पास में सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, और एनिमल्स के पास में सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा उन्होंने लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा शायद से, क्योंकि हमने पहला सेल टाइप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियर एनवेलप की एब्सेंस होगी तो प्रोकैरियोट बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक में ही एब्सेंट होगा ये वो, और वो हो जाएगा मोनेरा। बाकी सबके अंदर तो ये प्रेजेंट होने वाला है। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि बॉडी सेल से मिलकर बनी है, कि टिश्यू से मिलकर बनी है, कि ऑर्गन्स की है, ऑर्गन सिस्टम की है, या सारे ही प्रेजेंट हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा जो होती है वो सेल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्रोटिस्टा की भी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन फंगस जो है वो मल्टी सेलर हो सकती है और वो लूज होती है हमेशा ओरिएंटेशन में टिश्यूज वाइज। ठीक है, लूज टिश्यू और मल्टी सेलर बॉडी हो सकती है फंगस की। प्लांट की मल्टी सेलर बॉडी है डेफिनेटली, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, ऑर्गन लेवल स्पेसिफिक है, मतलब कि सिर्फ सेल के एग्रीगेट्स बन के नहीं बैठे, इनफैक्ट ये टिश्यू या ऑर्गन लेवल पर एग्जिस्ट करेंगे। और एनिमल्स जो हैं वो टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। फाइलम पॉरीफेरा हाउएवर सेल लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है, मल्टी सेलुलरिटी शो करता है। मैं हल करती हूँ, पॉरीफेरा मेंबर्स जो हैं हमारे वो हो जाते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने इसको, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, खाना किस प्रकार से खाया जाएगा। तब मोनेरा के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी बैठती है, देखना ध्यान से। मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, मतलब कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, और मोनेरा हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, मतलब कि किसी और पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। जहां पर ऑटोट्रॉफ का मतलब यहां पर है कि ऑटो मतलब कि खुद, न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक डिराइव करते हैं। ठीक है, खुद न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, या तो केमिकल्स से बना सकते हैं, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में बना सकते हैं, मतलब कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं बैक्टीरियाज, मोनेरंस। ठीक है, जैसे कि सैप्रोफाइटिक मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनका सर्वाइवल है ना, और पैरासाइटिक का मतलब हो जाएगा कि किसी की बॉडी के अंदर जाके डिवाइड करेंगे तो काम चलेगा। जैसे कि डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया काफी सारे किसी ना किसी की बॉडी में डिवाइड करते हैं, वो हो जाएगा पैरासाइटिक। और मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बैक्टीरिया लग जाते हैं, वो हो जाएगा सैप्रोफाइटिक। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आ जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मेंबर्स में दोनों कैटेगरी फिर से पॉसिबल है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक नहीं। क्या होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फंजाई हमेशा किसी पर डिपेंड रहते हैं, खुद कभी भी खाना वो नहीं बनाते। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो। अब लेकिन वो किस प्रकार के हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या तो वो सैप्रोफाइटिक होंगे या तो वो पैरासाइटिक होंगे। ठीक है, वो कभी कुछ खाते नहीं डायरेक्टली चबा चबा के, है ना। फंजाई हमेशा सैप्रोफाइटिक मतलब कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स पे ग्रो करने वाले, या तो पैरासाइटिक मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहने वाले हो सकते हैं फंजाई। ठीक है, फिर आता है प्लांटे। प्लांटे जो होते हैं ये हमेशा खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। प्लांटे क्या हो जाएंगे हमेशा, दे विल बी फोटोसिंथेटिक। और एनिमेलिया, हम अपने आप को तो जानते ही हैं, हम होलोजोइक होते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर सबको पढ़ाया मैंने। होलोजोइक का मतलब होता है जो कि फूड को पका के या कच्चा, या तो पार्ट में या तो पूरा का पूरा, ठीक है, पका के या तो कच्चा या तो पार्ट में या तो पूरा का पूरा, या तो प्लांट या तो एनिमल खाते हैं, उनको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है गाजर भी खा सकते हैं, गाजर कच्ची भी खा सकते हैं, गाजर की सब्जी भी खा सकते हैं। ठीक है, और एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल्स कच्चा भी खा सकते हैं, एनिमल पका हुआ भी खा सकते हैं। सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है भैया, शेर वेर की बात भी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो शेर वेर जो है वो एनिमल्स कच्चे भी खा सकते हैं, पका के नहीं खाते हैं वो कि चलो बढ़िया चूल्हा चालू करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, एनिमल्स कैन ऑल्सो बी सैप्रोफाइटिक, है ना। सैप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करते हैं काफी सारे एनिमल्स, काफी सारे। ठीक है, चलो तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कंपैरेटिवली क्यों, क्योंकि पहले वाली प्रॉब्लम्स को सही कर रहा था।
ऐसे अगर हम अपनी पहले की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते जाएं तो शायद हम एक बेटर वर्जन बन जाएंगे अपने आप का, इजंट इट? तो जब भी आपके सामने कोई भी शॉर्टकमिंग्स आती हैं तो उनसे सीख कर थोड़ा बेटरमेंट लेके आने की ट्राई किया करो, ना कि ऐसा सोचो कि यार ये तो शॉर्टकमिंग्स है तो शॉर्टकमिंग ही रहने दो, बस ऐसे ही रहो। ऐसा नहीं, शॉर्टकमिंग्स जब भी लगती हैं तो उसको हील करने की कोशिश करो, ट्राई हीलिंग दैट, ठीक है? यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके? नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या अच्छे पॉइंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के और क्या क्या खराब पॉइंट्स हैं। अच्छे पॉइंट देखते हैं हम पहले तो, ठीक है? हम अच्छा ही देखेंगे पहले, ठीक है? मैंने को 6 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, तुम्हें दिख रहे हैं क्लियरली? मैं रीड कर रही हूँ तुम्हारे सबके लिए ताकि तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर करती जाऊँ मैं, और मैं इसको हाईलाइट करूंगी सो दैट इट विल बिकम बेटर फॉर एवरीबडी ओवर हियर, ठीक है? देखो पहला है प्लेसमेंट। और क्या कर दिया? रुको प्लीज 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना क्योंकि दिखेगा ही नहीं। लेट इट बी, हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? 1 मिनट। देखो, हाँ, प्लेसमेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स सेपरेटली, ये बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, ठीक है? कि प्रोकैरियोट जिनका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है, या जो ऑर्गेनिजम्स जो सेल जो है वो बेसिकली हम बोलें कि डिप्राइव है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स से, उनके पास नहीं है वो, तो उनको अलग रख के ये बहुत बढ़िया काम करा गया। यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंशिएशन इनके पहले किसी ने भी नहीं किया था, ठीक है? नेक्स्ट आता है मैनी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल फॉर्म, जो कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, जिनको कि प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जो उनको एक अलग जगह पर रखा प्रोटिस्टा में, ये वो प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देगा कि हम इसको प्लांट में रखें कि एनिमल में। समझ में आया? जैसे कि कोई ऐसा लगा जो कि प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर शेयर कर रहा है, तो उसको यार तुम प्लांट में भी मत रखो, एनिमल में भी मत रखो, तुम उसको रख दो किसके अंदर? रख दो प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये प्रॉब्लम हट गई सामने से कि यार मतलब हमारे सामने धर्म संकट ना आ जाए कि हम इसको प्लांट बोलें कि एनिमल, इसको दोनों ही नहीं बोलते हैं, इसको प्रोटिस्टा बोल देते हैं, ठीक है? तीसरा आ जाएगा फंजाई हैव देयर ओन यूनिक फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि प्लांट से मैच नहीं करती है, ठीक है? तो सिर्फ प्लांट जैसे दिखने के कारण से उसको प्लांट में रख देना, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। इसीलिए उन्होंने बहुत स्मार्टली फंगस को अलग ही रखा, एक अलग किंगडम अलॉट किया गया, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सामने आने से। चौथा देखते हैं हम लोग, क्रिएशन ऑफ 5 किंगडम इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें। ये वाले पॉइंट्स पे तो हम आज भी क्लासिफाई करते हैं। तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में जब पढ़ते हैं तो उन्होंने जब ये उस समय काम कर दिया 1960s के अंदर, तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है? इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किंगडम्स अलग अलग करे, ये कैरेक्टरिस्टिक जो चूज करे थे वो बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है? नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम द एनिमल एंड प्लांट किंगडम अपीयर्स मोर होमोजेनस, कि एनिमल किंगडम बड़ा खुश हो रहा होगा और प्लांट किंगडम बड़ा खुश हो रहा होगा कि अच्छा हमारे से फालतू जो ऑर्गेनिज्म हमारे को बिलोंग ही नहीं करते हैं, जबरदस्ती पटक दिए गए थे, उनको अलग कर दिया गया, तो अब थोड़ा सा आराम लगता है उनको, होमोजेनस लगता है। हम जब पढ़ते हैं प्लांट तो हमको अलग सा कोई सडनली ऑर्गेनिज्म नहीं लगता वहाँ पे जो कि प्लांट से मैच ही नहीं करता हो, ठीक है? ये हुआ। और एक पॉइंट ये कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी दर्शाएगा। इट विल ट्राई टू शो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, द रिलेशन डिराइव करा जा सकता है रिलेशन, ठीक है? तो 5 किंगडम ट्राई करता है ब्रिंग करने के लिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिटवीन द प्रिमिटिव फॉर्म्स एंड हेंस अपीयर्स मोर नेचुरल। ये सारे थे मेरिट्स, ये थे अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अब आते हैं डीमेरिट कि क्या बुराइयां हैं, ठीक है? बुराइयां भी हैं ऑफ कोर्स। ये बुराई है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं है उसके अंदर। आर्की बैक्टीरिया मतलब क्या? वो बैक्टीरिया जो कि एक हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जा सकते हैं, ठीक है? या हेलोफाइल्स हैं, वो बैक्टीरिया जो कि एकदम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो, ठीक है, बहुत नमक हो, ऐसे कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया और जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी, ठीक है? दूसरा, प्रोटिस्टा भले ही अभी थोड़ा सा तुमको सेग्रीगेटेड कम, मतलब थोड़ा सा तुम्हें ऐसा क्लियर लग रहा हो प्रोटिस्टा, पर प्रोटिस्टा में अभी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मैच नहीं करते, जैसे कि हमने बोला प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर शेयर करने वाले भी वहीं पे है ना। तो प्रोटिस्टा के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि प्रोटिस्टा अभी भी इतना डाइवर्स है कि उसको सेपरेट आउट करने की रिक्वायरमेंट अभी भी बैठती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तीसरा ये है कि बाउंड्री लाइन जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे के बीच में लगाई गई है कि ये होगा तो मोनेरा और ये होगा तो प्लांटे,
ये होगा तो फंजाई और ये होगा तो प्लांटे। ये बाउंड्री लाइन जो है ये अभी भी थोड़ी सी क्लियर कम है, इल मैनर्ड है, ठीक है। जैसे कि ब्राउन एल्गे की बात करें, ठीक है, तो ब्राउन एल्गे जो हैं वो प्लांट जैसे नहीं लगते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शेयर करते हैं, तब भी प्लांटे में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गे जो है वो प्लांट किंगडम में बैठी हुई है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसी इतनी मैच नहीं करती। मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि वॉल्ड है वो भी और वॉललेस भी, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी, फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो भी, यूनिसेलर है वो भी, मल्टी सेलर है, फिलामेंटस है, सब पटक दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर हम बोलेंगे कि मतलब डिमार्केशन प्रॉपरली नहीं है कि कौन सा किस में आना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट, a system based on phylogenetic relationship amongst the organisms cannot be established in real terms until all the distinct evolutionary tendencies are taken into account। मतलब ये कि बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इंडिकेट जरूर कर सकता है, पर एक लेवल तक। वो बहुत एग्जैक्टली नहीं कभी भी प्रूफ कर पाया कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है कि एकदम टेकन इनटू अकाउंट, मतलब हम बिल्कुल एकदम करेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, कौन किससे इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दोनों के फीचर्स शेयर कर रहे हैं, उनको हम कहीं प्लेस नहीं कर पाए और उनको हमने गलती से कि वो किसी में भी फिट फालतू में नहीं हो पा रहा है, हमने उसको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर ये हमने उसको उठा के इधर रख दिया ताकि ये बाद का जो प्रॉब्लम है वो हट जाए, पर एक्चुअल में वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस शो करते थे पहले, अब नहीं करते हैं। अब हम उसको किस में बोलें कि हम क्या प्लांट उससे इवॉल्व हुए थे, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स अभी भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो इतनी बातें हुई, बस सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने, 4th पॉइंट जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखा गया, जो कि ग्रीन एल्गे की तरह है फंक्शन में, कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन को पानी से ऑब्टेन करते हैं। मोनेरा और ग्रीन एल्गे दोनों के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ये अब्जॉर्प्टिव भी हो सकता है, मतलब कि आसपास से खाना अब्जॉर्ब कर ले। ये इंजेस्टिव भी हो सकता है, मतलब कि खाना फेगोसिटाइज करके अंदर ले, ठीक है। तो इसको कहाँ रखा है, इसको जहां रखा है क्या वो वहां बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये बाउंड्री लाइन डिमार्केशन अभी भी हमारे पास में नहीं है। ये हो गया demerits of the 5 kingdom system। The last but not the least is the only thing which is called as 6 kingdom system। एक और साइंटिस्ट हमारे सामने आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो मुझे थोड़ा सा मतलब कम सही लग रहा है, अपीलिंग नहीं है। उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम दिया। 6 किंगडम सिस्टम की प्रेजेंस होने के बावजूद भी 5 किंगडम सिस्टम की वैल्यू ज्यादा है अभी भी, ठीक है। 6 किंगडम सिस्टम के अंदर उन्होंने बेसिकली क्या किया वो देखते हैं हम। ये पूरा का पूरा जो चीज है ना, ये इसमें समझ में आएगा तुम्हें। 3 डोमेन डिसाइड कर दिया उन्होंने, एक डोमेन बैक्टीरिया, एक डोमेन आर्की, एक डोमेन यूकैरिया। बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया, और ये 3 डोमेन के हिसाब से किंगडम 6 हो गए। ये वाला आर्की, बैक्टीरिया, आर्की, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो किंगडम कितने हो गए, 6, डोमेन कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट समझ लो कि बैक्टीरिया उन्होंने अलग कर दिया, आर्की अलग कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ऐसे मोनेरन्स थे जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करते हैं, जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जो कि हेलोफाइल्स मतलब कि सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, उनको हमने आर्की के अंदर रखा, ठीक है। और बैक्टीरिया को उन्होंने अलग रख दिया। बैक्टीरिया नॉर्मल जो प्रोकैरियोट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यूकैरियोट तो हम सब जानते ही हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। सिर्फ इतना डिफरेंस बस उन्होंने क्रिएट किया। इस हिसाब से आ गए 6 किंगडम्स, एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है क्या। तो इतना समझना है बस। 6 किंगडम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि 3 डोमेन के नाम क्या थे। डोमेन के नाम था बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, और किंगडम कितने थे, 6। कौन कौन से, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फिर हमारे पास रहेंगे प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। 6, 3 डोमेन और 6 किंगडम।
ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम क्लासिफिकेशन कितने टाइप के हमारे सामने आए. दिस मच आई हैव टॉट टू एवरीवन ओवर हियर राइट नाउ एंड आई विश कि आप लोगों को पूरा समझ आ गया हो. ठीक है, तो आज हम बस इतना ही पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट स्टडिंग एवरी particular kingdom one by one with all the possible characteristics and every visual imagination. ठीक है. By the way, everyone, please tell me in the comment section that whether you like the video or not. And तुम्हें पूरा समझ आया कि नहीं आया. कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिया करो और कोशिश करो प्लीज कि इतने अच्छे लेक्चर्स अगर मिल रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि पढ़ाने वाले का मोटो भी थोड़ा सा बड़ा लगे. ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ.